मैं प्रिया राठौर वेलकम करती हूँ आपका आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं L14, वही जो हमारा चल रहा है वंशागति व विविधता के बारे में। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना बाकी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दात्र कोशिका अरक्ता या सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद थैलेसीमिया की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया से। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको कहते हैं दात्र कोशिका अरक्ता या सिकल सेल एनीमिया। यह सिकल सेल एनीमिया क्यों है? सेल का मतलब क्योंकि किसी सेल की बात हो रही है, एनीमिया का मतलब खून से रिलेटेड। जब खून की कमी हो जाती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। और सिक्कल का मतलब होता है हसियाकार, यानी कि कैसा शेप हो जाना, हसियाकार, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा होता है। तो क्या है सिकल सेल एनीमिया, उसको देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़कर आए हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, एक चार्ट बना चुके हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, मीन्स अलिंगी अप्रभावी बीमारियां शुरू करने वाले। तो जो तीनों बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं वो कैसी रहेगी? रिसेसिव यानी अप्रभावी, और कौन से गुणसूत्र पर है? वो अलिंगी यानी ऑटोसोमल पे। तो इसीलिए तीनों को एक साथ कर दिया। वहां पे हमने सेक्स लिंक्ड वाली जो थी उसको एक साथ कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो ये कैसी है? अप्रभावी है, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इट मीन्स क्या हो गया कि इसको क्या करने के लिए, अपने आप को शो होने के लिए, बीमारी फैलाने के लिए कैसा होना पड़ेगा? किस फॉर्म में? दोनों समयुग्मकी फॉर्म में होना पड़ेगा। मतलब अगर इसका जीन है तो उसको समयुग्मकी अवस्था में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये विषम युग्मजी है तो या तो ये वाहक बना देंगे या फिर बीमारी को नहीं फैलाएंगे। ठीक है, बीमारी तो फैलेगी नहीं अगर ये इस पोजीशन में है, यानी कि अगर एक बड़ा और एक छोटा है। विषम युग्मजी अवस्था में ये बीमारी नहीं फैलाएंगे, लेकिन क्या बन सकते हैं? वाहक बन सकते हैं, कैरियर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह रोग संतति में तभी होता है जब उनके माता पिता दोनों रोग के वाहक हो। ठीक है, अभी इस बात को समझते हैं, अर्थात विषम युग्मजी हो। इस रोग का नियंत्रण एक जोड़ा एलील, 2 एलील है हमारे पास, जीन पे उपस्थित 2 एलील है जो इस डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो अब इस बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे इसको 2 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, HBA और HBS। ये जो S वाला है ये हमारा सिकल सेल वाला है, इस पे S है ना, सिकल सेल, S से डिनोट किया हुआ है इसको। ये सिकल सेल है, डिजीज वाला जीन है। और ये जो A वाला है ये नॉर्मल है। अब इससे 3 तरह की चीजें बन सकती है। पहला, अगर किसी में HBA और HBS, मतलब 2 जीन होंगे ना, एक नर से आएगा और एक मादा से आएगा, 2 क्रोमोसोम आते हैं ना किसी भी बच्चे में, या जो भी फीमेल मेल जो भी है। तो मान लो इसमें 2 बनेंगे, जीन्स के जोड़े होते हैं, ये हम पढ़ चुके, तो 2-2 में ही बात कर रहे हैं। आगे हमने जो सेक्स लिंक किया था उसमें भी 2-2 में बात कर रहे हैं। एक ये अवस्था है जिसमें एक A हो और एक S हो। ये किसकी बात कर रहे हैं? फिर से मैं बोल रही हूँ, ये अलिंगी गुणसूत्र यानी ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ऑटोसोमल में किसी भी X या Y की बात तो करनी नहीं है क्योंकि ये गुणसूत्र पर, नॉर्मल वाले गुणसूत्र पर है। दूसरी कंडीशन बन सकती है HBA, मतलब दोनों से, नर और मादा से दोनों में, बच्चों में AA वाला जीन आया है। तीसरी कंडीशन है HBS और HBS। अब चौथी वाली तो सेम ही रहेगी। इधर मैंने पहले A ले लिया, इसको चेंज कर दूं और ऐसी कोई कंडीशन बना दूं HBS और HBA, ये दोनों तो सेम ही है ना, ये और ये तो सेम ही है। पोजीशन तो कोई फिक्स है ही नहीं जीन की, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात सेम है। तो इसको मैं अभी क्या कर रही हूँ,
रफ कर रही हूँ। किसी बच्चे को भाई डाउट आ सकता है, बोलेगा आपने ये वाला तो बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सेम बात है। ठीक है, अब देखो, अगर क्योंकि ये रिसेसिव है इसीलिए हम कहेंगे कि अगर जिसमें एस वाले जीन आएंगे, क्योंकि इसको समयुग्मजी होना जरूरी है बीमारी फैलाने के लिए। ये कब फैलाएगा बीमारी? जब दोनों इसके क्या हो, जीन प्रेजेंट हो। क्योंकि एस सिकल सेल वाला है, तो अगर दोनों में एस है, मतलब नर्व से भी, मतलब पेरेंट में माता से भी उसको HbS मिला हो और पिता से भी HbS मिला हो, तब तो ये बच्चा कैसा है? रोगी। चाहे लड़का है या लड़की है, हमें कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि हम सेक्स लिंक की बात ही नहीं कर रहे। मे बी इट विल बी सन और मे बी इट विल बी डॉटर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? ये वाली, जिसमें दोनों ए हो। तो ए तो भाई अच्छा वाला जीन है, तो ये तो बीमारी फैलाएगा ही नहीं, और होगी, इसको कोई बीमारी नहीं है सिकल सेल वाली। इसको देखो, इसमें एक कैपिटल ए है और एक एस है। एस तो अप्रभावी है क्योंकि डिजीज अप्रभावी है, तो ए वाला इसको क्या कर देगा? दबा देगा, क्योंकि ए प्रभावी है। तो ये क्या होगा? रोगी तो नहीं होगा, अरोगी तो होगा, लेकिन कैसा होगा? ये वाहक वाला होगा, यानी ये आगे अपनी जनरेशन में ये एस वाले गंदे जीन को ट्रांसफर करता रहेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वाहक। ये सारा हम हीमोफीलिया में देख चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा। वर्णांधता में देख चुके हैं कि जिसमें एक जीन खराब होता है वो अरोगी तो होता है लेकिन वाहक कहलाता है, मतलब अगली जनरेशन में ये खराब जीन को ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को सुनो। ये जो रोगी होते हैं, ये इनको बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया नाम की, लेकिन ये जो वाहक होते हैं इनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इनकी कंडीशन भी थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। मतलब इन्हें क्या प्रॉब्लम होती है? सिकल सेल की जो थोड़े बहुत लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? बात समझो। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है पहले तो ये समझेंगे हम अभी, पर एक लक्षण मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया की वजह से हमारी जो ब्लड सेल्स है, कौन सी ब्लड सेल्स? ब्लड कौन कैरी करती है? आरबीसी। ये हम पहले देखो सिकल सेल एनीमिया को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आरबीसी का शेप ऐसा होता है, ये ब्लड को कैरी करती है, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसा यानी हंसियाकार हो जाता है। तो अब जब इसका शेप चेंज हो गया तो एरिया कम हो गया इसका। तो पहले जितनी ऑक्सीजन को ये कैरी कर रही थी यानी ले जा रही थी, अब उतनी ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू नहीं ले जाती। तो इन लोगों में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी रहती है। हीमोग्लोबिन सही से ऑक्सीजन पास नहीं करता, तो इनकी सांस फूलेगी, थोड़ी देर में ये थक जाएंगे, ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और अगर उसके पास दोनों एस डिजीज है, भाई उसकी सेल ही ऑक्सीजन नहीं ले रही, और ऑक्सीजन बिना कोई जी सकता है? हम तो नहीं जी सकते। तो ये क्या होगा? डेथ हो जाएगी इसकी, ये मर सकता है, घातक है। घातक क्या होता है? जिसमें आदमी की या लिविंग थिंग की मौत हो जाती है, ऐसी डिजीज को घातक डिजीज कहते हैं। ये वाहक है, इनमें रोग के आपको कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है इनको। मतलब जैसे बुढ़ापा आएगा तब वैसे ही ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता आरबीसी की कम हो जाती है, और ऊपर से ये खराब वाला एस जीन, तो थोड़ा बहुत इनको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होती है। प्लस ये क्या करते हैं? जनरेशन टू जनरेशन फैलाने का काम करते हैं। साइलेंटली क्या करते हैं? ये अपनी बीमारी को फैला रहे होते हैं, चुपचाप एकदम, किसी को खबर नहीं पड़ेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे बीमारी फैलाते हैं। और ये वाले तो जिंदा ही नहीं रहते, थोड़े टाइम बाद इनकी अपने आप क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कई बार तो बच्चे जन्मते ही मर जाते हैं अगर उसको प्रॉपरली, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम हो जाती है उसको, इसीलिए। अब क्या है सिकल सेल एनीमिया, इसको समझ लेते हैं। देखो, हमारी आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसकी बात हम कर चुके हैं। वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब इसको हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया भी था और फिर से बता देती हूँ, क्योंकि इसमें एक हिम समूह होता है। हिम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन एक नाम की प्रोटीन है। तो इसमें दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो मान लो ये आयरन है, Fe। आयरन को किससे डिनोट करते हैं?
FE से थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ते जाओ, ठीक है। और इन आयरन के चारों तरफ चेन्स होती है, किसकी चेन्स? ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की, ऐसी लंबी लंबी। हीमोग्लोबिन में 2 टाइप की चेन्स होती है, एक होती है अल्फा चेन यानी श्रृंखला, और दूसरी होती है बीटा श्रृंखला। सिकल सेल में क्या होता है, अल्फा वाली को कोई दिक्कत नहीं है, मजे आराम से खा पी रही है, मजे कर रही है। बीटा वाली को प्रॉब्लम हो जाती है, किस जीन की वजह से? भाई हम पहले ही बात कर चुके हैं, जीन है तो प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो बीटा जीन का ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाने वाला जीन है ना, उसमें खराबी हो गई और वो कैसा हो चुका है? HBS टाइप का हो गया है, मतलब उसमें सिकल सेल का वेरिएशन आ गया है। क्या वेरिएशन आया है कि ये जो अब मैंने यहाँ पे ऐसी चेन बनाई है, आपको समझाने के लिए इस वाले पे थोड़ी डिफरेंट चेन बना रही हूँ। देखो इसकी जो चेन है, जनरली अगर आपको पता हो तो प्रोटीन की जो चेन होती है वो ऐसे बनती है। 11th में पढ़ के आए, क्या होते हैं? अमीनो एसिड जुड़ते हैं, कोडोन आते हैं पहले। कोडोन मीन्स वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जीन के 3 के जो पेयर्स होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, उनको कोडोन कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोडोन्स होते हैं और अमीनो एसिड आती है और फिर प्रोटीन बनता है। तो इसके 6th पोजीशन, अब मैं 6th पोजीशन इतना लंबा नहीं बना रही, यहीं पे 6 शो कर रही हूँ। 6th पोजीशन का जो जीन होता है वो होता है GAG, जो डिनोट करता है ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। ग्लूटामिक अम्ल बनाता है, ये काम है इसका, इस जीन का। लेकिन इसमें म्यूटेशन हो जाता है और म्यूटेशन की वजह से इसके जीन में खराबी आ जाती है। ये जो GAG है ये GUG में परिवर्तित हो जाता है। हमने पढ़ा था ना पॉइंट म्यूटेशन, बात समझ में आई? देखो यहाँ पे एक ही जगह किसको शिफ्ट कर दिया? U को शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर A से U बन गया तो कोडोन ही चेंज हो गया, कोडोन चेंज हो गया तो अब ये ग्लूटामिक एसिड नहीं बना रहा। ये कौन सा एसिड बना रहा है? वेलिन। ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, मैडम खेल नहीं खेल रही, और दोनों के नाम और सिंबल मतलब ये कोडोन भी याद रखने हैं कि कौन सा किस में बदलता है। तो GAG जो है वो GUG में बदल जाता है, इसमें म्यूटेशन हो गया, कोडोन वाला क्षारक जो है इसका वो बदल गया, ठीक है, जीन म्यूटेशन हो गया। अब ये जो वेलिन प्रोटीन है इसकी वजह से बीटा श्रृंखला में क्या हो जाता है? संरचना में चेंज हो जाता है, संरचना परिवर्तित हो गई इसकी। संरचना परिवर्तित होने की वजह से भाई ब्लड है, खेल थोड़ी ना चल रहा है। बीटा श्रृंखला जो बना रही थी वो प्रोटीन नहीं बना रही, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन, कहां पर होता है हीमोग्लोबिन? ये बात भी मैं बता चुकी। हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता है, ब्लड होता है ना, ब्लड की आरबीसी की सतह पर हीमोग्लोबिन की चेन ऐसे जुड़ी होता है हीमोग्लोबिन, और यहीं से ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन के जीन में चेंज हो गया, ग्लूटामिक की जगह वेलिन प्रोटीन या अम्ल बनने लग गया, अम्ल बन रहा है वैसे तो। इसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो गया? ऐसा, हसियाकार, ठीक है। हसियाकार वैसे ऐसा होता है, खेत में मैंने पहले भी बताया था। तो ये हसियाकार शेप हो गया, इसी को हम बोल रहे हैं सिकल सेल। सिकल का मतलब भी वही होता है, हसियाकार या दात्र। दात्र का मतलब है दाता, इसको शायद आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो, खेत में बोलते दाता लेके आना, ठीक है, सिकल सेल। अब इसका एरिया और इसके एरिया में फर्क है। इसकी ऑक्सीजन करने की कैपेसिटी नॉर्मल है, अच्छे से ऑक्सीजन लेता है, हमें हेल्दी रखता है। इसका शेप भी चेंज हो गया, प्लस इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन कैरी करने की, ऑक्सीजन को कम स्थानांतरित करता है। क्यों कम स्थानांतरित करेगा? अवशोषित कम करेगा, तो स्थानांतरित भी क्या करेगा? कम करेगा, ट्रांसफर कम करता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब जिसमें सिर्फ एक जीन खराब होता
है ना, 2 जीन, इसकी कैसी है, रिसेसिव है। तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों जीन, क्योंकि हर, जैसे सिकल जो ब्लड है, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसको बनाने वाला जीन के 2 पेयर होंगे, है ना, 2 पेयर, एक जीन के 2 पेयर होते हैं ना, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर दोनों HbS, Hb का मतलब वही हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन, अगर दोनों SS हो गए तो इसका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, पूरी हीमोग्लोबिन ही चेंज हो जाएगी। लेकिन जब HbA और HbS बनता है तो थोड़ा ये डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, तो रिसेसिव को डोमिनेंट जो है वो थोड़ा संभाल लेता है, थोड़ी सी इनकी श्रद्धा होती है कि ये जिंदा रह सके, ठीक है। और ये वाला तो मैंने कहा मर ही जाएगा बेचारा, ऑक्सीजन ही कैरी नहीं होती, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 6th पोजीशन ध्यान रखनी है, बीटा चेन में होता है ये ध्यान रखना है, और क्या बनता है, ग्लूटेमिक एसिड वैलिन में बदल जाता है ये करना है, और शेप चेंज हो जाता है। इसको हमने प्लायोट्रॉपी में भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो, प्लायोट्रॉपी। हाँ मैम बहुप्रभाविता कह रही हैं क्या आप? हाँ बहुप्रभाविता ही कह रही हूँ, वहां पे हमने फिनाइल कीटोनूरिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों पढ़ा था, और मैंने बोला था हम इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे। इसके अब जब हमारे पूरे शरीर का जो कंट्रोल है वो मेन ब्लड ही है, ब्लड ही सप्लाई करता है, खाना भी ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन भी ब्लड सप्लाई करता है, पूरे शरीर में ब्लड है। तो ये सिर्फ इसके शेप चेंज हो जाने की वजह से एक तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, प्लस दूसरे अंगों पे भी इसका प्रभाव होता है, ये बहुप्रभाविता में मैंने बताया था। तो एक जीन के खराब होने से बहुत सारे प्रभाव आ जाते हैं, इसीलिए ये बहुप्रभाविता का भी एग्जाम्पल है। एक तो अलिंगी अप्रभाविता विकार में भी आएगा और बहुप्रभाविता के एग्जाम्पल में भी आएगा, ठीक है, दोनों ही जगह पे आपको याद रखना है, बहुप्रभाविता। ऐसा ही अभी हम फिनाइल कीटोनूरिया वाला पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुप्रभाविता में भी आता है और अप्रभावी आनुवंशिक विकारों में भी आता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं, वो बार बार मुझसे बुरा मान जाती है, मेरे को कभी बोर्ड पे शो नहीं करती। ये देखो, ये आपको एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखा है, ये सामान्य आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल है, इसमें आपको गोल दिख रही होगी, लेकिन हम जो चित्र बनाते हैं ना वो ऐसा नहीं बनाते, हम क्या इसका पूरा शेप सामने से फ्रंट में कैसे दिख रही है उस हिसाब से बनाते हैं, इसीलिए वैसी वाली बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो होता है इसमें जीएजी बनता है, ये देखो ये डीएनए है, डीएनए से मैंने बताया था एमआरएनए बनता है प्रोटीन बनने के लिए, एमआरएनए बना, जीएजी प्रोटीन बना, ग्लूटेमिक एसिड बनाता है, और नॉर्मल जो है एचबीए बनता है, ठीक है, ये ए वाला जीन एचबीए। इधर देखो, इधर क्या हुआ, एमआरएनए में जीएजी से जीयूजी बन गया, जिसकी वजह से जो वैलिन प्रोटीन 6th पोजीशन पे देखो वैलिन प्रोटीन, यहाँ पे देखो ग्लूटेमिक एसिड है, अम्ल है, यहाँ पे वैलिन बन गया। वैलिन बनने से क्या हुआ, ब्लड की जो शेप है वही चेंज हो गई, आरबीसी की शेप चेंज हो गई, और फिर सिकल सेल एनीमिया हो गई। इसको कौन सा जीन बता रहा है, HbS। इसको कौन से जीन से कर रहे हैं, HbA, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं थैलेसीमिया पर, जिसके बारे में भी वही मैं चर्चा करती आ रही हूँ कि पढ़ाएंगे 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 तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया भी क्या है, वही मैंने आपसे कहा, आज तीनों जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की यानी कि अलिंगी अप्रभावी वाली है। सेक्स वाली हमने दोनों एक साथ ही पढ़ ली ताकि डाउट नहीं रहे आपको, मैम ध्यान रहे कि अच्छा मैम ने वो 2 साथ में पढ़ाई थी मतलब वो लिंग संलग्न थी, और ये 3 साथ में पढ़ाई थी मतलब ये अलिंगी अप्रभावी वाली थी वो भी अप्रभावी, लेकिन किस पे थी, वो सेक्स क्रोमोसोम पे थी, ठीक है। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया आजकल का बहुत बड़ा इश्यू है, काफ़ी बच्चों में और पेरेंट्स में हो रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चला रही है, जैसा मैंने कहा था हमारे स्कूल में भी आए थे, है ना। तो जागरूक रहना ज़रूरी है इसके लिए बहुत, क्योंकि ये वैसी बीमारी नहीं है, इसका ना तो कोई इलाज है, और वही इसमें क्या होता है, बार बार बच्चे का ब्लड चेंज कराना पड़ता है, जैसे डायलिसिस में करवाना पड़ता है, एक तरह का डायलिसिस ही बोल सकते हैं आप। तो फिर बताओ डायलिसिस में कितना खर्चा होता है पता है आपको, एक बार डायलिसिस में जाने के लिए 20-30 हज़ार रुपये लगते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बहुत महंगी है, हम चाहकर भी जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाते अगर उनके बच्चों को थैलेसीमिया है। कुछ फॉरेन यानी अमेरिका के कुछ अब इलाज शुरू किया गया है, लेकिन वो भी वहीं तक ही सीमित है। ये बच्चे ज़्यादातर जो है 5
5 साल तक जिंदा रह पाते हैं, मैक्सिमम एज है इनकी, इंडिया के अंदर बात करूं। वही मैंने बोला फॉरेन में थोड़ा सा लोग अब अवेयर हो गए हैं तो 30 तक भी जिंदा रह जाते हैं, लेकिन इंडिया में 5 साल के बच्चे भी इसकी शिकार है। अगर उनको थैलेसीमिया है तो उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, क्या है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावी होता है। वहां पे भी हीमोग्लोबिन गड़बड़ कर रहा था, यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, यह एक अलिंगी गुणसूत्री यानी ऑटोसोमल अप्रभावी टाइप की डिजीज है, इसको ध्यान में रखेंगे, जो संतति को जनकों से वंशागत होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। कारण क्या है इसके? थैलेसीमिया में अल्फा अथवा बीटा श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम हो जाता है। देखो सिकल सेल में क्या हो रहा था, जीन परिवर्तन होने की वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड बनना ही कम हो गया है। भाई वहां पे जैसे तैसे ब्लड था तो सही, भले ही कैसे भी आकार का था, हम चला रहे थे, है ना, वो बोलते काम चलाओ कि चलो जिंदा तो रख रहा है हमें। यहाँ पे तो वही ब्लड का संश्लेषण ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो श्रृंखला हम बात करके आए हैं, कौन सी, जो अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं थी, अल्फा और बीटा, इनका संश्लेषण ही कम हो गया, ये बनना ही बंद हो गई। बनना बंद हो गई तो क्या होगा, ब्लड कम बनेगा, क्योंकि ब्लड में मेनली काम किसका है, हीमोग्लोबिन का। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बन रहा तो फिर ब्लड नहीं रहेगा ना। ब्लड में जो आरबीसी है वो कैसे बनेगी, हीमोग्लोबिन ही तो मेन कंपोनेंट है आरबीसी का, वही नहीं बन रहा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लड बनना या आरबीसी बनना ही क्या हो गया है, इनका कम हो गया, सीरियस इशू। तो इसी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा डेंजरस है सिकल सेल एनीमिया की वजह से। एक और चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो आपको अभी मैं बताऊंगी तब लगेगा अरे ठीक है पर ये है, लेकिन इस पे नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या? सुनो मेरी बात। इसमें क्या होता है, ब्लड की मात्रा में कमी होती है ना, ब्लड कम बन रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। इसीलिए इस बीमारी को मात्रात्मक बीमारी या मात्रात्मक को और क्या कह सकते हैं, परिमाणात्मक। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा, क्वांटिटेटिव, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि मात्रा कम हो रही है। सिकल सेल एनीमिया गुणात्मक बीमारी है, लिख दो वहां पे। आओ बैठे कुर्सी पर, कुर्सी करती चटर पटर, सुना है क्या ये पोयम? कहाँ लिख दूं, हाईलाइट कर दूं इधर ग्रीन कलर में। कैसी डिजीज है ये? गुणात्मक, क्योंकि इसके गुण कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन का गुण क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, वही नहीं कर पा रही, मतलब उसके गुण कम हो गए। तो गुणात्मक, या हम क्या कह सकते हैं इसको, क्वालिटेटिव डिजीज है ये, इसकी क्वालिटी कम हो गई। तो इन दो बातों को जरा गौर फरमाइए। नीट पे क्वेश्चन आ चुका है, घुमाकर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से परिणात्मक बीमारी है। अब आपको तो भाई होश ही नहीं है, हमने तो पूरी बुक छाप मारी, कहीं नहीं था परिणात्मक डिजीज। वो कहीं बुक के नीचे एक लाइन में लिखी हुई है ये चीज, लेकिन वो एक लाइन को एनसीईआरटी की बुक इसलिए बोलते हैं, एक एक लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की बुक की, कुछ नहीं छोड़ना। एक्स्ट्रा पढ़ो लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी की लाइन से उठाकर क्वेश्चन बन जाता है कई बार, इसीलिए ये वहां पे लिखा हुआ है एक लाइन में। इसमें भले ही गुणात्मक नहीं लिखा हुआ, लेकिन थैलेसीमिया में नीचे लाइन लिखी हुई है कि ये परिणात्मक डिजीज है, लेकिन हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, अच्छा परिणात्मक डिजीज है, उसको याद करने जैसा समझा ही नहीं ना कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है और उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो गुण में कमी कर देती है और थैलेसीमिया जो है वो मात्रा में कमी कर देती है, ब्लड ही कम बनाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैलेसीमिया डिजीज में क्या होता है, वही इसमें दो जीन्स होते हैं। देखो इसमें हमने बोला कि दो श्रृंखलाएं हैं, दो श्रृंखलाएं, तो दो श्रृंखलाओं को अब मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ। ये है अल्फा वाली, ये तो बात कर चुके हैं ना, हीमोग्लोबिन को दो श्रृंखलाएं बनाती है, और एक बीटा वाली, ये बीटा जीन है, जीन की पूरी श्रृंखला है, मतलब पूरा डीएनए मान लो आप। इसमें होते हैं
2 पेयर जीन, मतलब 2 जोड़ी, एक यहाँ पे, एक जोड़ी यहाँ पे, एक जोड़ी यहाँ पे, अल्फा पे, और इसमें होते हैं 1 जोड़ी जीन जो क्या करते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण में कोई ना कोई सहायता कर दे, किसी टाइप का, क्योंकि मैंने आपको पूरी श्रृंखला बताई, बहुत सारे टाइप के अमीनो अम्ल बनते हैं, तो ये भी कुछ अमीनो अम्ल बनाते हैं जो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में सहायक है, ठीक है, बनाने में। ये होता है 16वें गुणसूत्र पे, ये जो 16 नंबर है ये भी आपको याद रखना है कि अल्फा वाली पे 16वें गुणसूत्र पे 2 जीन होते हैं जो अल्फा श्रृंखला को बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें 11वें पे 16वां लिख दूं, नहीं तो 16 गुणसूत्र समझोगे आप, है ना। 16वें गुणसूत्र, उसकी भी 6 पोजीशन ध्यान रखनी है, इधर 16वां, इधर 11वां गुणसूत्र, ठीक है। 11वें गुणसूत्र पे ये बीटा श्रृंखला को बनाते हैं, बनाने की बात कर रहे हैं हम, बीटा श्रृंखला को और अल्फा श्रृंखला को बनाने में, और इन्हीं में चेंज हो जाने की वजह से, या तो इसके कुछ जीन्स में या अमीनो अम्ल में चेंज हो जाए, या इसके कुछ जीन्स या अमीनो अम्ल में चेंज हो जाए, जिसकी वजह से इन श्रृंखलाओं का बनना कम हो जाता है, या अच्छी भाषा में बोलना चाहे तो क्या हो जाता है, संश्लेषण कम हो जाता है। संश्लेषण कम, हीमोग्लोबिन कम, ब्लड भी कम, तो आदमी फाइल से लड़ जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो आजकल जो है वो ऐसे जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर आप किसी से शादी करते हैं, हमारे यहाँ इतना अभी नहीं है फैला हुआ, लेकिन हाँ है, लेकिन ये बोला जाता है कि जो फ्रांस है, स्पेन है ना, इटली है, इधर के एरिया में जो कोस्टल एरिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना, वहाँ पे बहुत फैल रहा है। तो वहाँ पे अब ऐसा कर दिया है कि आप अगर शादी कर रहे हैं तो पहले आप अपना चेकअप कराओ कि आप थैलेसीमिया तो नहीं हो, मतलब आपको थैलेसीमिया का जीन आपका खराब वराब तो नहीं है, वरना फिर आपके बच्चे के साथ वो इश्यू हो सकता है ना। तो इंडिया में भी अब हो रहा है फैला, मतलब जागरूकता बढ़ा रहे हैं इस मामले में। देखो इसमें क्या होता है कि 2 टाइप का थैलेसीमिया होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा वाला होता है, अगर किसी की अल्फा श्रृंखला कम बन रही है तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर, माइनर का मतलब कम, उसको थोड़ा थोड़ा है। और बीटा थैलेसीमिया होता है वो होता है मेजर, मतलब उसको हैवी वाला थैलेसीमिया है। तो जो माइनर वाले होते हैं, अगर एक आपके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स अगर माइनर है, मतलब उसको थैलेसीमिया है तो सही लेकिन कम है, और दूसरा स्वच्छ है क्योंकि ये रिसेसिव है ना, अप्रभावी है, कैसे प्रदर्शित होगा, विषम वाली परिस्थिति में तो प्रदर्शित होगा नहीं। अगर आपकी मम्मी जो है वो थैलेसीमिया माइनर है और पापा एकदम हेल्दी है, तो बच्चा जो है वो हेल्दी होगा क्योंकि ये रिसेसिव है, इसको दोनों तरफ से सेम जीन चाहिए, है ना। लेकिन अगर एक भी बीटा थैलेसीमिया है उसमें से, और ये माइनर है और ये मेजर है, या दोनों ही माइनर है, मान लो पेरेंट्स पापा भी माइनर है मम्मी भी माइनर है, तो 100% बच्चे में वो जीन आ जाएंगे दोनों तरफ से, वो समयुग्मजी हो जाएगा, और समयुग्मजी होते ही बात खत्म हो जाएगी, बच्चा थैलेसीमिक हो जाएगा। अप्रभावी का बस यही है, समयुग्मजी अवस्था में आना चाहिए जी, अगर विषम में आया तो डोमिनेंट वाला संभाल लेगा, ठीक है। तो इसकी कहानी सेम वैसी ही चलती रहेगी, सिकल सेल जैसी, ठीक है, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लक्षण क्या है इसके, हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा श्रृंखला के संश्लेषण दर देखो आ गया ना, कि कमी के कारण त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे रक्ताल्पता यानी कि वही एनीमिया, खून की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस रोग का प्रमुख लक्षण है क्या, किस रोग का प्रमुख लक्षण है, जिससे रक्ताल्पता होना है, ये इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इससे हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसको कौन सा एनीमिया कहते हैं, हीमोलिटिक, मतलब हीम जो है वो कम बन रहा है, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। अब मैं इसको आपका
वैसे सिकल सेल में हमने पेरेंट्स वाली बनाई नहीं, मतलब अगर एक सिंपल पेरेंट्स और एक बच्चा आएगा तो कैसे, एक बना देते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस बता देते हैं आपको, ताकि आपकी कहानी जो है वो सिंपल हो जाए। थकान और सांस फूलना, पीलिया, तिल्ली का बढ़ जाना। ये तिल्ली क्या है? तिल्ली बोलते हैं स्प्लिन को। स्प्लिन क्या होती है? देखो ब्लड जो होता है आपको पता है हमारी आरबीसी और बाकी की डब्ल्यूबीसी तो 7 दिन जिंदा रहती है, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, तो वो मरती है, मतलब उसकी कोशिकाएं मर जाती है। उसके बाद आरबीसी का जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ना, ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो आरबीसी और जितना भी ब्लड होता है वो पहले स्प्लिन में या तिल्ली में जाता है, वहां पे ये छन जाता है। तो जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो तो वेस्ट की फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो इसकी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है या प्लेटलेट्स है, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमें चाहिए वो, उसको शरीर से बाहर निकालना नहीं है, तो उनको स्प्लिन अपने आप में रख देता है, छानने का काम करता है। ये कहा जाता है कि स्प्लिन या तिल्ली रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं, और इसको ह्यूमन बॉडी का कोर्टयार्ड भी कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखें, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। स्प्लिन क्या करता है? क्यों कब्रिस्तान कहते हैं? क्योंकि मरी हुई आरबीसी यहीं पड़ी रहती है, एक तरह से आरबीसी को गाड़ दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी का कब्रिस्तान। ठीक है, अब मैं आपको एक पेडिग्री समझा देती हूँ। सिकल सेल वाली भी दोनों की सेम ही रहेगी भाई, ये भी अप्रभावी वाला है और वो सिकल सेल भी अप्रभावी वाला है। क्या है कि हमने क्या करवाया, वही रिप्रोडक्शन कराने का ठेका हम ने ले रखा है, हर डिजीज में रिप्रोडक्शन करा देते हैं और फिर कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है। चलो, एक हमने ले ली वाहक स्त्री। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिकल सेल की बात कर रहे हैं। अब उसमें एस लगा रहे हैं, आप जब थैलेसीमिक लोगे तो टीएच लगा देना, बात तो वो सेम ही होगी क्योंकि दोनों डिजीज सेम है। उसकी हमने क्या करा, वाहक पुरुष, मतलब मेल से क्या करवा दिया, रिप्रोडक्शन करवा दिया। तो इसके पास कौन सा जीन है भाई? HB। वाहक है तो एक तो अच्छा वाला होगा और एक होगा HBS खराब वाला। ये भी वाहक है, इसको बीमारी नहीं है लेकिन वाहक है। इसके पास भी एक HbA वाला होगा और एक HbS। तो ये दोनों कैसे हैं? वाहक है, इनको सिकल सेल डिजीज नहीं है। इन दोनों में हमने रिप्रोडक्शन करवाया और जब संतति पाई तो भाई कैसे बच्चे पैदा होंगे जरा बताओ। अब इसमें हम मेल फीमेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम XY तो देख ही नहीं रहे ना, हम तो अलिंगी गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं। तो इसके जो बच्चे हुए वो, उसके लिए हम क्या, या तो पुन्नेट वाला बना दो या नॉर्मल आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। मैं पुन्नेट बना रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं HbA ले लेती हूँ, यहाँ पे HB, दोनों में एक जैसे बनेंगे, एक HbA एक HbS, इधर भी HbA HbS, HbA HbS। चलो बच्चे पैदा करो अब। HbA HbA, ये इन दोनों से, फिर इससे और इससे HbS HbA, फिर इससे इस वाले को इससे HbA HbS, फिर इस वाले को इससे HbS HbS। बताओ, ये तो पूरा के पूरा A है, ये तो एकदम स्वस्थ, ये वाहक है। देखो इसमें एक A है और एक S है, ये वाहक बन गया, आगे जाके फैलाएगा बीमारियां। ये भी वाहक है, इसको रोग है, ये S है, ठीक है, रोगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने स्त्री और पुरुष दोनों वाहक लिए हैं, इसको थैलेसीमिया आप समझ के भी कर सकते हो। देखो ये सिकल सेल का बनाया हुआ है, इसको मैं थैलेसीमिया, कि अगर एक थैलेसीमिया माइनर है और दूसरा थैलेसीमिया माइनर है, मतलब दोनों में एक एक जीन खराब होगा, अल्फा श्रृंखला नहीं बन रही है, अब इनके बच्चे हुए तो सेम सिचुएशन थैलेसीमिया की बनेगी। ये वाला जो बच्चा बनेगा वो थैलेसीमिया का मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब इसको डिजीज होगी, दोनों जीन खराब आएंगे इसके, ठीक है। और ऐसा ही सिकल सेल में भी, अब ये सिकल सेल का बनाया है तो इसको कौन सी डिजीज है? सिकल सेल डिजीज है। कितने % बच्चे बीमार हैं? तो ये 100 है, 100 में से चौथा बच्चा बीमार है, मतलब 25% बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे? रोगी, ठीक है। उसके बाद
कितने वाहक हैं? 50%। 50, 2 है ना, 4 में से 2 वाहक हैं। और कितने स्वस्थ हैं? 1, यानी कि 25। रेशो कितना निकला बताओ जरा? 25, 1:2:1, कुछ ऐसा रेशो निकला। ठीक है, तो इसका रेशो ध्यान नहीं रखना है, अब सिर्फ ध्यान रखो एक बच्चा जो है। अब वो डिपेंड करेगा, अगर दोनों वाहक है, एक स्वस्थ है एक वाहक है, तो ये टेबल उस तरह से बनेगी और उस तरह से हमें पता चलेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा हुआ भी एक बार। 12th बोर्ड के हम करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो ये एक मैंने बना दी फिर से आपके लिए एक बार, ताकि आप डिजीज को पेडिग्री पहचानना बहुत जरूरी है। देखो अब मेरी बात सुनो, इसको अगर हम देखें तो ये दोनों पेरेंट्स कैसे थे? वाहक थे। वाहक में डिजीज तो होती नहीं है, सिर्फ वो वाहक होते हैं। ये अप्रभावी पेरेंट्स का बच्चा जो है वो कैसा निकल गया? रोगी निकल गया। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जो प्रभावी पेरेंट्स हैं, डोमिनेंट पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे अप्रभावी निकल जाते हैं। वो सोचते हैं मेरा बच्चा ये करेगा, बच्चे ने तो बीमारी लाई नहीं, है ना। इससे याद करना सिखाया था ना मैंने आपको कि जो ज़्यादा फटफड़ीचते हैं पेरेंट्स, जो अपने बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उनके बच्चे फिर ऐसे ही निकलते हैं। और जिनके पेरेंट्स सिंपल रहते हैं, है ना, वो उनके बच्चे नाम रोशन करते। तो इनके बच्चे सिंपल थे, इनके पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल सिंपल थे, वाहक थे, कोई बीमारी नहीं थे। इधर देखो बच्चा जो फल लेकर आया है रोगी बन गया। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये कैसी बीमारी है? अप्रभावी। पहचानना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेडिग्री पे आते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। जब अप्रभावित जनकों के बच्चों में प्रभावी बच्चा निकल जाए तो वो कैसी पेडिग्री है? अप्रभावी डिजीज है या विकार है। और प्रभावी के बच्चे अप्रभावी निकल जाए, दोनों को बीमारी है लेकिन बच्चे को बीमारी नहीं हुई, तो फिर वो प्रभावी डिजीज है। ठीक है, ये मैं पहले बहुत सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, इस पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अब आ जाते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, पर एक बार वही रिवाइज कर देते हैं, वही एक साथ बीमारियां आ जाए उसके लिए मैंने फिर से ले लिया है। क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया? उपापचय की जन्मजात त्रुटि है। किसमें पढ़ा था इसको भी हमने? बहुप्रभाविता में पढ़ा था। प्लायोट्रॉपी टॉपिक पढ़ के आइए, क्योंकि दोनों से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुप्रभाविता का भी उदाहरण है और जन्मजात त्रुटि है, जो कि ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है। ये भी कैसी है? रिसेसिव वाली है। रूप में वंशागत होती है। स्थित जिन जो एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस सब के बारे में हम उस बहुप्रभाविता वाले में डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा फिर से नहीं करेंगे। एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करता है कोई जीन, ठीक है, कोई भी जीन हो सकता है, के परिवर्तन से होता है। ये डिजीज क्यों होती है? क्योंकि हमने बोला था कि एक फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में, चलो पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ फिर समझाती हूँ, कि परिवर्तन से होता है। यह एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। प्रभावित व्यक्ति में उस एंजाइम की कमी हो जाती है जो कि अमीनो अम्ल फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। ये जो एंजाइम है वो जो टायरोसिन को बदल रहा है, टायरोसिन में बदल रहा है, उस एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। चलो क्या है, पहले पढ़ चुके हैं कि एक हमारी बॉडी में होता है, क्या होता है? फिनाइल एलेनिन नाम का रासायन होता है, पैदा होता है, हमारी बॉडी के अंदर बनता है, इतनी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें बनता है। इसको एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है ये फिनाइल एलेनिन हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसको एक दूसरे केमिकल यानी कि टायरोसिन में बदल देता है। टायरोसिन में बदल देता है। अब ये एक एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम। एंजाइम मतलब प्रोटीन का एक पार्ट है। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। आरएनए में क्या होते हैं? जीन। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह रहे हैं कि इसको कौन बना रहा है? जीन। इसके जीन में खराबी हो गई, जीन बेचारा डगमगा गया।
जीन में खराबी हो गई, म्यूटेशन हो गया, तो ये वाला एंजाइम नहीं बना। ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में बदला ही नहीं। ठीक है, टायरोसिल भी लिखा हो सकता है कहीं, एक ही बात है। टायरोसिन जो है वो क्या करता है, एक काम नहीं करता, ये हमने बहुप्रभाविता में कहा था। टायरोसिन और दूसरे बहुत सारे एंजाइम को बनाने में सहायक होता है। मैंने बताया था थायराइड बनाता है, एड्रेनलिन बनाता है, शरीर की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है ना, ब्रेन की सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, बहुत सारे काम करता है। इसीलिए हमने ये पढ़ा था कि एक जीन की खराबी से बहुत सारे प्रभाव जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं। तो टायरोसिन अकेला अपने आप में किंग है, बहुत सारी चीजों को करता है ये। अब जब टायरोसिन नहीं बना तो कुछ तो बनेगा इसका, भाई ये अकेला थोड़ी रहेगा, ये इसको तो कुछ बनना ही है। ये ठान लिया कि हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे करना है। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं ना, ऐसे मन में रखो हाँ मुझे करना है, तो ये इसका सिद्धांत है, हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है। अब इसको एंजाइम ही नहीं मिल रहा तो ये क्या कर देता है, कबाड़ा, मृति भ्रष्ट हो जाती है इसकी। ये बना लेता है फिनाइल पाइरुविक एसिड। वो बोलते हैं ना कि ज्यादा टैलेंटेड बच्चों को अगर सही राह नहीं मिलती तो वो गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं, अपने दिमाग का गलत यूज करने। वैसा ही कुछ हो गया इसके साथ, इसको सही राह नहीं मिली तो ये गलत ट्रैक पे चला गया, फिनाइल पायरुविक अम्ल बना देता है। ये फिनाइल पायरुविक अम्ल भी हमारे लिए उतना ही डेंजर है, इससे भी ज्यादा डेंजर। क्या कि ये हमारे ब्रेन के अंदर कलेक्ट होने लग जाता है, दिमाग में, यानी कि मस्तिष्क में एकत्रित होने लग जाता है। और मस्तिष्क में एकत्रित होते होते ये हमें मंद बुद्धि बना देता है। मतलब जितना दिमाग इसमें था ये गलत रास्ते पे जाने की वजह से कैसा हो गया, मंद बुद्धि। मतलब इसकी हालत खराब, दिमाग इसका खराब, सही से काम नहीं करेगा। और बाकी जो टायरोसिन काम कर रहा था वो भी सारे काम नहीं होंगे, प्लस इसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, पागल हो जाएगा ये, है ना। इसका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह, क्योंकि फिनाइल एलेनिन सिर्फ मस्तिष्क में नहीं जाएगा, दूसरी जगहों पे भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा फिर, है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका एग्जाम्पल है ये। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। जैसा कि मैंने कहा 2 सेक्शन में बांट दिया मैंने आपको, लिंग संलग्न डिजीज अलग पढ़ा दी है, अप्रभावी वाली अलग अलग पढ़ा दी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन्हें अच्छे से पढ़ें क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जो है पेडिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, जो हम कुछ इस चैप्टर के एंड में यहाँ पे भी करेंगे। प्लस वीडियो सॉल्यूशन जो बैच से ज्वाइन है उनके होमवर्क में भी मैं डालूंगी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होती रहे। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर का, क्योंकि लास्ट टॉपिक बाकी है जो हमें पढ़ना है, इसी का सेकंड पार्ट, क्रोमोसोमल विकार।